बचाने के लिए बहुत लंबी लाइन लग चुकी है बनारस में। नामांकन की प्रक्रिया लगातार चल रहा है और तमाम लोग हैं, थोड़ा सा इनसे बात करेंगे क्योंकि ये लोग नामांकन भी भरने आए थे। तो बताइए, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम पंकज कुमार द्विवेदी है। मैं भदोही 78 लोकसभा से निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल हुआ था। मेरा नामांकन वहां से खारिज हो गया। वहां 27 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 17 लोगों का नामांकन खारिज कर दिया गया क्योंकि यहां के भदोही के डीएम वहां गए हैं, जो कि प्रमोटेड डीएम है। यहां पे आईएएस जो है प्रमोटेड है और ये राजनीतिक के लोगों के भाई जो भी कहें उनसे, तो वो संरक्षण में, हाँ, संरक्षण में वो समझ लीजिए पर्चा हम लोगों को खारिज कर दिए राजनीतिक दबाव में आकर के। यहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? यहाँ हम आए, शुक्रवार को भी आए थे, यहाँ आज भी आए हैं और 2 दिन तो अवकाशी था। बस सुबह 11 बजे से लाइन में लगे थे और सुबह से अभी तक हमको पर्चा या कुछ नहीं मिला। लाइन में जहाँ से तहाँ पे पड़े रह गए। न तो यहाँ पानी पीने की व्यवस्था थी, हाँ, धूप आदमी को था, थोड़ा सा वृक्ष था तो वृक्ष के छायों में हम लोग पड़े थे। दोनों बल से सुरक्षा बल पीएससी की लगी हुई थी कि हम लोग कोई गतिविधि करें तो डंडा से पीट के रख दे हम लोगों को। हम लोगों को डर यही था और हम अभी निकले हैं। अंदर का क्या माहौल है? अंदर प्रत्याशी बेचारे 10-10 प्रस्तावक लेकर के गए हैं, नामांकन नहीं कर पाया वहाँ पे। हाँ, भाजपा के लोग वहाँ पे पहले आगे से लाइन में लग गए थे, वो आगे किसी को बढ़ने ही नहीं दिए। सुबह से उनका काम है। भाजपा के लोग क्यों अंदर का जा रहे हैं? भैया, यहाँ मोदी जी को निर्विरोध कराना चाह रहे हैं तो निर्विरोध करा दें। हाँ, क्या मतलब है? प्रमाण जैसे 2 जगह हुआ, सूरत में हुआ और आपके एक जगह और हुआ। हाँ, तो निर्विरोध अगर कराना चाह रहे हैं तो यहाँ भी करा दें भैया। गुजरात में भी ऐसा हुआ है। लोकतंत्र की हत्या कराना है तो करा दे, कोई मतलब नहीं। कोई बाहर से आए कि तो राम को मानने वाले दिख रहे हैं तो आप? अरे राम को तो कौन नहीं मानता? यानी हम चिल्लाने से राम को नहीं मानेंगे? राम मंदिर में हम चंदा नहीं दिए थे क्या? चंदा पूरा भारत से गया था। तो राम को मानने वाले आपको क्यों? अरे भैया, हम दिखावटी काम नहीं करते हैं, ठीक है? राम को मानने वाले हम सब। कौन लोग दिखावटी काम करते हैं? अब हम आपको क्या इशारा करें, सभी जानते हैं, पूरा देश है। जो पुराने गुंडे थे अब उनको सत्ता मिल गया है, वो चाहे जो करे। राम भक्त है, बताइए। जो भाजपा है वो राम भक्त है, उसके जो भाजपा नहीं है वो सनातन विरोधी है। कहाँ से आए हुए हैं भाई आप? मैं सूरत से आया हूँ। अच्छा, यार सूरत मॉडल नहीं दिखे क्या यहाँ का? सूरत मॉडल ही तो दिखाने आया हूँ मैं यहाँ पर। कि जो हमारे मोदी जी हैं गुजरात से हैं और यहाँ लोगों को, अब यहाँ मैं जो ग्राउंड पे आया हूँ यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए, तो यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ लोकल यहाँ की पब्लिक और बाहर जो दूसरे राज्यों से मिलाकर के कम से कम 500 प्रत्याशी आए हुए हैं यहाँ पे। 250 प्रत्याशी तो अंदर भी लाइन में लगे थे, उनके साथ नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए मैं भी लाइन में लगा था। लेकिन ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है ACI का, इलेक्शन कमीशन का, कि नॉमिनेशन फॉर्म लेने के लिए लाइन लगानी है। लेकिन यहाँ पर जो प्रस्तावक हैं, जो यानी फॉर्म जमा करना है, उनके प्रस्तावक जो अदर कोई काम के लिए आए हैं, उनको भी लाइन में लगा करके, और 200 से 250 लोगों की लाइन, जब 3 बजे तक का टाइम है फॉर्म लेने का, फॉर्म भरने का, कब तक हमें वो यानी वो पर्चा मिल सकता था? मैं 2 बजे तक अंदर खड़ा था, लाइन हिली भी नहीं है थोड़ी भी। और अंदर खाली सुनने में आया कि अंदर 7 प्रत्याशियों को अंदर लिया गया था, 7 प्रत्याशी में से एक भी आदमी बाहर नहीं आया था। तो जब वो बाहर नहीं आएंगे तो भैया दूसरे आदमियों को तो अंदर लिया नहीं जाता, तो फॉर्म मिलना नहीं है। संविधान फिर कैसे बचेगा? संविधान अब कैसे बचेगा जब जो बोलते हैं जो पूर्ण रूप से जिसकी सरकार है। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? काम उम किए हैं कि नहीं? मोदी जी क्या काम करेंगे? वो जो उनके आखिर में वो बोलते हैं कि भाई जो दागी लोग हैं, जो यानी जिनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे हैं, उन्हें टिकट नहीं देनी चाहिए। उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे हैं। वो उन्होंने नक्की किया था कि भाई 70 साल से ऊपर के कैंडिडेट को टिकट नहीं देना है। हमारे यहाँ के जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो 72 साल के हैं, उनको भी कैंडिडेट वो भी अभी उन्होंने फॉर्म भरा है। तो उनका बोला हुआ तो वो जो भी बोलते हैं वो सब जुमलेबाजी में ही लेके जाते हैं। 400 पार वाली जो बातें चल रही है, क्या हालत रहेगा उसका? अगर इसी तरीके से तानाशाही चली, जिस तरह से यहाँ चल रही, जो मैं देख रहा हूँ, इसी तरह से तानाशाही चली तो 400 से ऊपर भी आएंगे वो। क्योंकि जब प्रत्याशी को अदर प्रत्याशी जो नामांकन ही नहीं कर पाएगा तो फिर वो 400 पार जाने ही वाले हैं। जब उनको इलेक्शन ही नहीं करवाना है, तानाशाही तानाशाही के तौर पे। हाँ, मैं माप पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। वोटरशिप का हमारा अधिकार है, उसको हम मांग कर रहे हैं कि सरकार लागू करे। वोटरशिप का अधिकार। यहाँ पे क्या हुआ अंदर क्या, हम लोग 3 दिन से लाइन में लगे हैं, कुछ काम हो ही नहीं रहा। कौन लोग हैं जो काफी दिक्कत डाल रहे हैं? अब वो कौन है ये हम नहीं बता सकते क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। बाहर से लोग आए हैं बेचारे, वो भी बहुत परेशान है, हम लोग भी बहुत परेशान है। हमारे यहाँ तो गवाह। क्या कहेंगे भाई?
क्या सवाल है? सवाल ये है कि यहाँ पे नॉमिनेशन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, नॉमिनेशन में पूरी तरह से अमित शाह और मोदी जी ने प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा। यहाँ जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं उनको ये कहकर रोक दिया जा रहा है कि लाइन में खड़े हो जाइए। लाइन में शाम तक खड़े रहोगे, 3 बजे के बाद आपका लिया नहीं जाएगा, 4 बजे के बाद लिया नहीं जाएगा और सब निराश होकर वापस जाएंगे। इसका कारण आपको हम समझा दे रहे हैं पूरी तरीके से। मोदी जी पूरी तरह से डरे हुए हैं। उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी ना रथ पे खड़े होकर जब बोल रहे थे, आपने ध्यान से देखा था कि नहीं? वो अब झलक रहा है 75 साल का बूढ़ा कि हाँ 75। जिस देश में 65% आबादी युवाओं की है, वो देश में 75 साल का बूढ़ा इस देश को चलाएगा। इस देश में यही सबसे बड़ी कमियां हो गई हैं। इस देश के युवाओं को समझना होगा, बूझना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। जब जिस देश में कैंडिडेटों को नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिया जा रहा है, उनको फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। आपको समीकरण समझा दे रहे हैं। 63% वोट मोदी जी पिछली बार पाए थे। विपक्ष अगर जो मिला लिया जाए, जिसे इंडिया अलायंस कहा जाता है, उन दोनों का अगर दो मुख्य पार्टी को सपा और क्या बोलते हैं कांग्रेस को मिला लिया जाए, तो उनका दोनों का वोट मिला लिया जाए 3 लाख हो रहा है। अन्य का वोट जब मैंने जोड़ा था तो लगभग 50,000 वोट थे। तो उन 50,000 वोट को अब आप समझ लीजिए 3.5 लाख हो गया। तो और जो किसी को 10,000 वोट मिला था, किसी को 8,000 वोट मिला था, 26 कैंडिडेट थे, उनको जोड़ लिया जाए 50,000 वोट, 4 लाख वोट हो गया। मोदी जी के 2 लाख वोट वही बच रहा है। अच्छा, ये हार रहे हैं, ये डरे हैं। हाँ। ठीक है, आपकी बात मानते हैं। अभी नॉमिनेशन करने आए थे? हाँ, नॉमिनेशन हमारे कैंडिडेट कर रहे हैं। हरप्रीत सैनी, अंदर की हाँ बता रहे हैं। हरप्रीत सैनी जी जो है वो पंजाब के रहने वाले हैं। जब ये कंडीशन हुई तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा। हमें सूचना मिली कि यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म भी नहीं दिया जा रहा है, तो ऑनलाइन उनका फॉर्म भराया गया। ऑनलाइन फॉर्म भराया गया, केवल फॉर्मेट सबमिट करना है बस। केवल फॉर्मेट सबमिट करना है बस। फॉर्म सबमिट करना है बस। और भी लोग हैं। ये बताइए तो भाई, आप तो राम को मानने वाले, हमारे बाबू चौबी के परेशान है कि आप कैसे बताइए। पहले आप बताइए, ये दिखाएंगे नहीं? क्योंकि इतनी बड़ी मीडिया है। हाँ। कोई दिखाने को तैयार नहीं। बनारस की मीडिया है, क्योंकि कोई बनारस, देखिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो गया, पर कोई दिखाने को तैयार नहीं है। आप राम को मानने वाले हैं, क्यों आप राम को आप नहीं मानते? मानते हैं, फिर क्यों ऐसा हो राम गया? को सभी मानते हैं, हम अंदर दिखावा का काम नहीं ऐसे करते। कैसे हो गया अंदर, ये बताइए। मीडिया भी बिकी हुई है। मीडिया भी बिकी हुई है। भैया देखिए, किसी के ऊपर लालछना मत लगाइए। बिकी तो भाई सभी जान रहे हैं, समझ में। मगर जो बड़े चैनल है वो देखिए कुछ सच को दिखा नहीं रहे। ये तो यूट्यूबर को हम धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने सच्चाई को दिखाया है। और मत उससे क्या मतलब, आवाज कुछ उठने वाला है नहीं। हाँ, मोदी जी का क्या हाल रहेगा इस बार? भैया इस हिसाब से रहेगा तो उनको तो निर्विरोध कर देना चाहिए। और हमारे हिसाब से तो हमारा ये भविष्यवाणी सुन लीजिए। हो सकता है कि इनको निर्विरोध भदोही यहाँ बनारस से दे दिया जाए उनको, और प्रत्याशियों यहाँ पे तमाम लोग कर दिया जाएगा। सब लोग खारिज कर दिए जाएंगे और निर्विरोध सांसद हो जाएंगे बनारस के। ये लिख लीजिए। अच्छा, आप अगर निर्विरोध हो जाएंगे तो आप जश्न मनाएंगे कि क्या करेंगे? भाई क्या करेगा आदमी, देखिए कुछ ऐसा यही है। कुल मिला जुला के आप भी चाहते हैं कि निर्विरोध हो जाए। देखिए अंदर भी नहीं ले सकता, बाहर भी नहीं कर सकता। नहीं, एक जगह रहिए, या तो खुश रहिए या तो दुख रहिए। अगर निर्विरोध होते हैं तो देश का युवा बहुत दुखी है। ठीक है, इन्होंने जुमलेबाजी, छलावा हर लोगों के साथ किया। हाँ, एक पढ़ा लिखा, मैं देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, मगर राहुल गांधी को इन्होंने पप्पू करार कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे अगेन है राहुल गांधी भी। और ये भैया आप कहते हैं कि हमने 35 साल भीख मांगा था, 35 साल हमने यानी कि चाय बेचा था। ये कुछ भी कर रहे हैं। कहीं से आप कह रहे हैं 4 तक पढ़े हैं, कहीं कह रहे हैं हमारे पास डिग्री है, तो वे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, क्या माहौल है अंदर? देखिए, अंदर का माहौल तो मैं एक साफ स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं। बनारस के लोगों तक एक बात पहुंच जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि अगर बनारस के लोगों में दम है, अगर महादेव में दम है, तो उन्हें हरा कर दिखा दें। जितना अत्याचार अंदर हो रहा है लोगों के ऊपर, जितने प्रत्याशियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यकीन मानिए आत्मा रो रही है। देश के संविधान को मरते हुए देख रहे हैं हम, और बकिया उधेड़ देंगे। अगले 15 दिन अगर नॉमिनेशन नहीं भी हुआ तो हम लौट के नहीं जाएंगे, यहीं बनारस में रहेंगे। बनारस में रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी को बता देंगे कि तुम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अब नहीं जीत पाओगे। तुम बनारस के लोगों को चैलेंज कर रहे हो। क्यों लगता है कि देश के संविधान खतरे में है? अरे साहब, जितने लोग नॉमिनेशन के लिए खड़े हैं, प्रक्रिया आपको मैं बता देता हूँ। एक फॉर्म आप नहीं ले सकते हैं, ट्रेजरी के लिए पैसा आप नहीं जमा करा सकते। बैंक में पुलिस कर्मचारियों को डरा धमका कर खड़ा कर दिया गया है कि अगर यहाँ कोई प्रत्याशी जमा करा देगा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी।
ऐसे कैसे काम चल पाएगा? ऐसे कैसे देश बच पाएगा? कैसे लोग जिंदा रहेंगे देश में? और अभी तो जहर का इंजेक्शन लगाया है, अभी तो सबकी किडनी बिकेगी। एक एक व्यक्ति याद रखो जो घर पे बैठा है, अगर अब भी तुम ना उतरे रोड पे तो अब एक एक की किडनी बिकने का नंबर आने वाला है। देश में लोगों की किडनियां बिकेंगी अगर दोबारा मोदी जी आ गई तो। लोग कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्र हित में बहुत काम कर रहे हैं। देखिए दिख तो रहा है राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित में दिख तो रहा है। हाँ। अगर नॉमिनेशन नहीं हो पा रहा है, मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली से नॉमिनेशन करने क्यों आया हूँ? हमने इतिहास देखा है, गुजरात में क्या हुआ, गांधीनगर में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ। सिर्फ इसलिए आए हैं कि ऐसा ना हो कि बिना किसी कंटेस्ट किए ही नरेंद्र मोदी जी को सांसद डिक्लेयर कर दिया जाए कि अगर ये डराएंगे धमकाएंगे गोली मारेंगे तो हम गोली खाएंगे, लेकिन इस सीट को खाली नहीं जाने देंगे। बनारस के लोग बहुत सारे लोग हैं गोली खाने के लिए, आपको दिल्ली से आने की क्या जरूरत है? तो बनारस के लोग अगर हैं तो देखिए तो सही अंदर जाके स्थिति क्या हाल कर दिया। अंदर क्या चल रहा है? अंदर की स्थिति ये है, सबसे पहले तो फोन अंदर जाना बंद कर दिया गया है कि अंदर की स्थिति बाहर ना आ सके, बाहर स्थिति ना आ सके। जो लोग धरने पर बैठ गए हैं वो इसलिए बैठे हैं कि 3 बज चुके हैं, अब आपका फॉर्म जमा नहीं हो सकता है। आप ये बताइए इस तरीके से देश का संविधान कैसे बचेगा? कैसे बचेगा देश का संविधान? कैसे बच्चेगा देश का भविष्य? कैसे बच्चों का भविष्य होगा? कलेक्टर साहब का फोन बंद है, एसडीएम का फोन बंद है, दिल्ली में कंप्लेंट हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी है। ये कलेक्टर ऑफिस का फोन नंबर है। आपातकाल है, पाकिस्तान से भी बुरे हालात हाँ हैं। क्या होगी बाबूजी? देखो मैंने नॉमिनेशन कर रखा है ऑनलाइन, मेरा ऑनलाइन नॉमिनेशन हो चुका है। हार्ड कॉपी जमा करवानी है, हार्ड कॉपी नहीं ले रहे जान पूछ के। ये कलेक्टर ऑफिस में कॉल नहीं उठा रहा। ये हार्ड कॉपी नहीं ले रहे यहाँ, ऑनलाइन नॉमिनेशन हो चुका है। पाकिस्तान अंदर क्या माहौल था? अंदर की बात बताइए। अंदर पाकिस्तान से भी बुरे हालात हैं। घोषित आपातकाल है, केवल घोषणा होनी बाकी है। प्रजातंत्र को खत्म कर दिया गया है। कोई प्रजातांत्रिक व्यवस्था आज के दिन यहाँ पे बनारस में जिंदा नहीं है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? केवल मोदी को निर्विरोध चुनने के लिए। विरोध चुनने के लिए क्या? हाँ बताइए। ये जरूरत से ज्यादा ये हैरेसमेंट कर रहे हैं। जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको भी हैरेसमेंट कर रहे हैं, नहीं लड़ने दे रहे हैं। पार्टी के न लड़ने से बात अलग है। ये मोदी डर क्यों रहे हैं आप लोगों से? डर इसलिए है कि उनकी सच्चाई सब खुलने वाली है। हाँ। और क्या? कैसी सच्चाई? सच्चाई जो धांधली कर रहे हैं। कैसी धांधली? देश में अडानी से पूछिए, अंबानी से पूछिए कितना अंबानी किया। हजारों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया अडानी का। डकैती डाल रखी है, हजारों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया उसने। हाँ, तो नॉमिनेशन करने आए तो क्या हुआ? नामेशन नहीं करने दे रहे हैं, नामेशन फॉर्म न दे रहे हैं। मतलब काफी दिक्कतें हैं अंदर। नामेशन क्या? अरे 6 दिन से वो परेशान हो गया, 6 दिन से। 6 दिन से। और लोग हैं, थोड़ा सा उनसे जान लेते हैं क्या है। ये बताइए कि जिस तरीके से बिल्कुल अन्याय हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। मैं पीस पार्टी से परवेज कादिर खान हूं। मैं आज क्या हुआ? 7 तारीख से पर्चा रोज सुबह 8 बजे यहाँ लाइन लगता हूँ। एक दिन तो रात भर जाग करके ही खड़ा रहा। सीबीओ की भाई आप लोग को नहीं भरने दिया जाएगा पर्चा। हाँ, पर्चा नहीं भरने दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब ये तो इनकी मंशा है। अब पता नहीं, हो सकता निर्विरोध जिताना चाहते हो, या जो इनके लोग 5-6 अंदर चले जा रहे हैं। कौन है अंदर लोग? थोड़ा सा कोई नहीं है, खाली सब जो देखिए सत्ता पार्टी के लोग हैं। सत्ता पार्टी के लोग हैं। ये क्या चाहते हैं? सत्ता ये चाहते हैं 10-20 लोग 50 लोग फार्म भर के मोदी जी बहुत अच्छे आदमी, उनके नाम से कितने अच्छे हैं? वापसी करना चाहते हैं। कितने अच्छे हैं? कितना अच्छे नहीं वो लोग कह रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ। आप क्या मानते हैं? हैं? आप क्या मानते हैं? अच्छे हैं कि नहीं है? ये अच्छापना है, ये इंसाफ है, ये हक ईमान की बात करते हैं, सबको समानता की बात करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये पहले बताइए। आज 4 दिन से मैं परेशान हूँ, नामांकन नहीं होने दिया जा रहा है। सिर्फ हम ही से दोष है क्या? ये पहले बताइए, क्यों नामांकन नहीं होने दिए? ये देखिए ना, ये 7 तारीख से मेरा ट्रेजरी है, ये देखिए 8 तारीख से ये मेरा सैंपल है, ये फार्म भरा है। मैं सबसे आगे लाइन पे, तब भी नहीं भरने दिया जा रहा है, जाने दिया जा रहा है, एंट्री नहीं दिया जा रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कोई आदमी नामांकन न भर सके, क्योंकि डर उनका मुझसे है। खुद मोदी जी का डर है मुझसे। आपको मोदी से डर है? नहीं, उनको डर है, हमें थोड़ी डर है। हम क्यों डरेंगे? ठीक, और भी लोग थोड़ा सा उनसे बताइए। अंदर की व्यवस्था जो है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन वो लोग हैं जो इस तरीके की दिक्कतें डाल रहे हैं? यहाँ खड़ा हो। देखिए ऐसा है, वे जो कुछ भी हो क्या? वे जो कुछ भी कर रहे हैं। हाँ बताइए थोड़ा सा अंदर क्या बोले? अंदर का क्या माहौल था? अंदर ये माहौल था, किसी को अंदर जाने नहीं दिए डीएम साहब। अच्छा। हाँ। तब फिर सब क्या? प्रत्याशी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं जब तक डीएम साहब आएंगे नहीं तब तक हम बाहर जाएंगे नहीं। बोलिए अमित भैया। देखिए मैं तो जब जहाँ तक बात है वो नियम और कायदे से चलने वाला आदमी हूँ।
3 बजे नामांकन का समय समाप्त हो जाता है, उस पर मुझे कोई अवरोध नहीं है, उस पर मुझे कोई अवरोध नहीं है, विधि के साथ हम हैं। लेकिन कैंडिडेटों के साथ जो देश भर के लोग कैंडिडेट आए हैं, ये अन्याय है कि उन्हें जो है जरूरत से ज़्यादा फालतू लोगों को समय दे करके कुछ लोगों को बाकी लोगों का समय जैसे अवरुद्ध होकर किया जा रहा है। एक साजिश है और जो है ये साजिश इस तरह की बंद करनी चाहिए और जो है लोकतंत्र में सबको नियमानुसार सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है। ये बताइए अंदर का क्या माहौल था अंदर का? पहली बात तो मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से आया हूँ यहाँ पर फार्म भरने के लिए, और ये पहली कॉन्स्टिट्यूशन है 77 का जहाँ पर घोर विरोध टाइप का कानून चल रहा है। माने ये चाहते हैं कि इसी प्रकार किसी को फार्म ना भरे और फार्म भरे वो वापस ले ले, निर्विरोध होना चाहता है मोदी अपने आप को। और मैं खुद नरेंद्र गुप्ता छत्तीसगढ़ से सिर्फ नरेंद्र को हटाने के लिए और नरेंद्र को लाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि मुझे जो है आज फार्म भी नहीं मिला और फार्म भरने के लिए कितने दिन से मैं प्रयासरत हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि माने पहले आप ट्रेजरी में पैसा जमा करें या पहले चालान फार्म भर लें, या ऐसा कानून अभी आज तक इंडिया में किसी प्रकार 75वां वर्ष है ये चुनाव का। लेकिन ऐसे परिस्थिति में ये लोग चाहते तानाशाही, और ऐसा हुआ नहीं ना होगा। मेरा दावा है ये जो कानून बनाए हैं ये सिर्फ एक तरफा है और ये चाहते हैं कोई भी फार्म ना भरे और ये निर्विरोध हो आ जाए। ये 400 पार की जो एक बातें कर रहा है ये 40 के लायक नहीं है सर, ये मेरा कहना है। और ये कहता हूँ ये बनारस इनको जो दिखा रहे हैं, ये बताइए चुनाव आयोग अगर चुनाव घोषणा कर देता है उस दिन से वो पीएम नहीं रहता है। उनको आम नागरिक के जैसा यहाँ पर हम जैसे आए हैं लाइन लगा के उनको भी फार्म लेना चाहिए, और नहीं लेते वीआईपी हैं उनके लोग यहाँ पर हैं तो उनको जो है वैसा ऐसा नहीं देना चाहिए कि वीआईपी रह के वो आए और चुपचाप चले जाए। हम लोग यहाँ पर 6-6 घंटे खराब कर रहे हैं और फार्म नहीं मिल रहा है, और उनको फार्म मिल चुका है, वो भर चुके हैं और भरने के लिए कल आ रहे हैं दिखावे के लिए। अंदर नामांकन हुआ ही नहीं है, हम अंदर आए हैं, ठीक है, यहाँ से गए हैं, फिर हमने लाइन देखी है, इतनी लंबी लोगों की लाइन लगी हुई है, लोग तैयार बैठे हैं नामांकन देने के लिए। कोई नामांकन तैयार करके बैठा हुआ जैसे हम लेके गए थे, कोई फार्म ही लेने आया है, अब तक फार्म लेने घूम रहे हैं लोग। अब जब हम गए हैं गेट के आगे जो लोग थे उन्होंने मेरे को देखा, उन्होंने कहा भाई श्याम जी आप आगे आइए, आप आगे आओ, आप पहले जाना। अब आप देखिए मैं सबसे आगे तो मैं लगा नहीं, मैं दूसरे नंबर पे लग गया था, लेकिन मैं वहाँ पे पहुँचा था 1 बजे, 3 बज गए, एक भी कोई अंदर नहीं गया, सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए, उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, और वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला पुलिस वालों ने सबने कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है, हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने शरीर से महसूस किया है। वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं। पानी पीने को वहाँ पे नहीं है किसी के पास, भूखे लोग हैं, सुबह सुबह 8 बजे आए हुए लोग हैं, भूख लगी है लोगों को, प्यास लगी है, फिर भी बिना देखे वो लोग कह रहे हैं एक बार सर, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हम मेरा ले लीजिए नामांकन, कह रहे हैं सर 2 लोगों को तो अंदर घुसाइए, 2 लोगों को सर, एक को तो अंदर करिए सर, एक को ले जाइए सर, 3 घंटे हो गए, एक भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएँ हैं वो सब जो है सोची समझी तरीक़ों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है, किसका नहीं लेना है। और मेरे को भी अंदर और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हुए हैं सब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहे हैं तो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा करी क्या सकते हैं, मुस्कुराना उनकी मजबूरी है, कुछ तो उनके मन में भी आ रहा होगा देख करके। कुल मिला करके बात ये है कि आज का दिन 13 मई का जो दिन है, हमारा 10 मई का भी खराब गया था, 13 मई का भी खराब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा मन ये था कि 13 मई को नामांकन करेंगे। लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रस्तावक नहीं है। अरे ये मेरे पास नहीं होंगे प्रस्तावक, ये लोग खड़े हैं इनके पास क्या प्रस्तावक नहीं है? ये प्रस्तावक जो अंदर खड़े हुए सुबह से भूखे प्यासे, क्या ये प्रस्तावक नहीं है? किसी के पास क्या कोई ऐसे अंधा है, कोई दिमाग खराब है किसी का जो अंदर खड़े हुए बिना प्रस्तावकों के? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी के भी समर्थक हो, आप आंखें खोलिए, आप देखिए यार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो देखिए आप प्लीज़, ठीक है। और देश को तो अभी श्याम रंगीला का अगला कदम क्या हो? अगला कदम हमें पता ही नहीं है सर, हम तो खड़े हुए भूखे पैसे, पहले तो कुछ खाएंगे पिएंगे
क्योंकि शरीर में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि हम आवाज़ उठा सकें। आवाज़ बंद हो रही है हमारी, लेकिन हम बंद होने नहीं देंगे। लोगों का प्यार मेरे साथ इतना है, लोगों का जोश और जुनून जो है ना वो मेरे साथ है। वो ताकत बन के मैं महसूस करता हूँ कि मेरे में ताकत है अभी भी। 14 तारीख का दिन हमारे पास है, हम जैसे तैसे प्रक्रिया करके 14 तारीख को मोदी जी नामांकन कर रहे होंगे, लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे, हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि 14 को नामांकन हो। तो आज के दिन की ये प्रक्रिया है, ये देशवासियों के सामने है। जिस तरह से सूरत में और इंदौर में इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या किया है, ठीक उसी पैटर्न पर बनारस में ये चाह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस से जुड़े कुछ डमी लोग 3-4 कैंडिडेट दिन भर में चले जा रहे हैं। उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को जो है अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अंदर से जब बुलाया जाएगा तब आप लोग आइएगा जो है, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया जा रहा है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रेजरी चालान जमा पहले करवा रहे हैं, इसके बाद नामांकन फार्म कर रहे हैं कि नामांकन फार्म आप ले लीजिएगा। आज 6वां दिन है, अभी कम से कम सैकड़ों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नामांकन फार्म ही नहीं मिला है। तो ये यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि इनके कुछ कैंडिडेट डमी कैंडिडेट फार्म भरे और कोई फार्म ही न भरे, कुछ कैंडिडेट का पर्चा खारिज करके निर्विरोध चुनाव जीतना चाहते हैं। इनको इस बात का डर है कि चुनाव में लोग आएंगे, हमारी जो झूठ है, हमारा जो डकैती है, हमारी जो लूट है, उसको बेनकाब करेंगे तो हम हार जाएंगे। तो अपने हार के डर से ये लोकतंत्र की हत्या करके लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ने देना चाहते हैं। इसलिए नामांकन फार्म उनको नहीं मिल रहा है। उनको फार्म के पहले ट्रेजरी चालान जमा करवा रहे हैं, 10 प्रस्तावकों की सूची ले रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं। ये इसको क्या मानते हैं आप, क्या मानेंगे इसको? ये मान रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है और चुनाव आयोग जो है प्रधानमंत्री और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। पहली बार हमने देखा है कि ईवीएम मशीन से हैक होते सुना था, जो है बूथ कैप्चरिंग सुना था, लेकिन चुनाव कार्यालय, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी को हैक होते हुए पहली बार हमने देखा है जो है। बिल्कुल। और ये जो है चुनाव कार्यालय भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। जितने भी ओरिजिनल कैंडिडेट हैं, जितने भी देश से आए हुए कैंडिडेट हैं जो मोदी के नाकामियों को बेनकाब करना चाहते हैं, उनका पर्चा न तो नॉमिनेशन फॉर्म मिल रहा है, न तो नामांकन करने दिया जा रहा है, और दिन भर लाइन में लगा करके 3 बजे कह रहे हैं कि आपका टाइम बीत गया है। ठीक है श्याम जी, क्या रंगीला जी क्या कहेंगे? कह दिया सर, जो कहना है, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ शब्द ही नहीं है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। लोगों के आंखों से आंसू आते देखे मैंने, वहाँ पे महिलाएं हैं, वहाँ पे हर कोई है, बच्चा है, बुजुर्ग है, सब है वहाँ पे, सब के सब हैं। मेरे को भी कोई लोग जो नहीं जानते थे वो कह रहे हैं ये बच्चे भी देखो लड़ने आए हैं, मुझे कह रहे हैं। फिर वो जब बता रहे हैं कि श्याम रंगीला है, वो कह रहे हैं अच्छा यही है वो, ऐसा बोल करके आगे कर रहे हैं कि भैया आप कम से कम आवाज़ हमारी उठाओगे। और मैंने ये अधिकारियों से पास में आ रहे हैं, सब बातें हो रही है, कोई अधिकारी से कह रहे हैं सर जाने दीजिए ना, सर क्या हो गया? तो सर कह रहे हैं आप समझ ही रहे हैं, मतलब इतना डर है इन लोगों को, मतलब वो खुल करके कह रहे हैं कि आप समझ ही रहे हैं यार। मतलब देखिए आप, मतलब इतना सब बिल्कुल सामने हो रहा है। क्या एक मिनट, जो दैनिक जागरण वाले इधर आइए जरा, इधर आइए। आप अंदर से आ रही हैं नॉमिनेशन? हाँ, मैं बताने के लिए बोल रही हूँ। और आप राष्ट्रीय स्तर पर हैं, आप क्यों जा रहे हैं? आप भी खड़े हुई है ना यहाँ पे, एक एक चीज लीजिए। हाँ बताइए, आप किसके सपोर्ट में जा रहे हैं? यहाँ से हर चीज दिखाइए ना। मैं खड़ी हूँ ना, मेरी तो नहीं हुई, मेरे से पूछिए। जो इनसे ये है, ये शायद यहाँ तक ही है ना। बताइए, मैं यहाँ पर अभी आप लोगों से, जो मीडिया है या जितने भी यहाँ पे सब लोग हैं, उनसे पूछना चाह रही हूँ कि जो ECI की जो गाइडलाइंस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि जितने मर्जी लोग नामांकन भर सकते हैं, पर्चा ले सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे नामांकन करना ही नहीं दिया जा रहा? और यहाँ पर जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, अपनी अपने भावनाएं लेकर आए हैं पर्चा भरने की, तो उनके साथ ये जो गुंडागर्दी हो रही है, आप लोग तब कहाँ थे जब यहाँ पे इतने दिनों से ऐसा हो रहा है? आप लोग अंदर क्यों नहीं आए? कम से कम आपका कुछ तो साथ मिलता, आम जनता को कुछ तो साथ मिलता। यहाँ पर हर कोई अपनी मनमर्जी कर रहा है, हर कोई अपना इस तरह से कर रहा है। किस लिए इस तरह से? क्यों अधिकारी ऐसा कर रहे हैं? ECI की गाइडलाइंस क्यों नहीं फॉलो की जा रही? क्या फिर आप क्या करें, क्या रणनीति बनाएंगे आप? क्या बनाएंगे? यहाँ पर ये कुछ बनाने दे रहे हैं, मुंह खोलने दे रहे हैं, कुछ करने दे रहे हैं, खड़े होने दे रहे हैं, पर्चा तक लेने के लिए जाने दे रहे हैं अंदर, गुमराह इतना कर रहे हैं। और कैसे इतनी सारे लोग अगर हैं तो ये लोग अपना इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे ADM सर ने कल ये कहा कि हम इसलिए लोगों के साथ ऐसा करने पे मजबूर होंगे क्योंकि यहाँ पर
एक ईवीएम मशीन में केवल 16 ही लोग हो सकते हैं। हम 32 से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो यहाँ पे सिर्फ 8 लोगों का नामांकन हुआ इतने दिनों में, तो क्यों नहीं हुआ इतने सब लोगों का? क्यों सब लोगों का पर्चा और प्रत्याशी और प्रस्तावक क्यों नहीं जाने दे रहे अंदर? हम 7 दिन से लाइन में लगे हैं, 7 दिन से इस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं। मेरा फॉर्म ऑलरेडी ऑनलाइन जमा हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म जमा हो चुका है। मेरा आज 11 बजे का अपॉइंटमेंट था, मैं तब से लाइन में हूँ। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे 3 अपॉइंटमेंट थे। हमें सिर्फ फॉर्म देना था, केवल फॉर्म देना था, वो फॉर्म तक नहीं लिया जा रहा, फॉर्म तक नहीं लिया जा रहा। ठीक है, आज नामांकन करने आए थे, क्या अंदर हुआ? वहाँ बहुत प्रशासन जो है वो हुक्मशाही तौर पर काम कर रहा है। जैसा लगता है कि मानो ऊपर से आदेश है कि डिले किया जाए, जहाँ जितना भी डिले हो जाए कम से कम नामांकन आए, तो हुक्मशाही का राज चल रहा है ऐसा लगता है। ये 56 इंच के सीने वाले डर क्यों गए हैं भैया इतना? वो हवा निकल गई सीने की तो डरना तो है, क्योंकि 400 बार तो हो नहीं सकता पूरा। एक तरफ 400 पार की बातें कहते हैं, दूसरी तरफ 56 इंच के सीना वाले, तो बनारस में नामांकन क्यों नहीं आप लोगों को पर्चा मिल रहा है? पता नहीं, डर गए, क्योंकि शायद उसका बहुसंख्यक नहीं आएंगे, इसके लिए वो डर गए। इसीलिए ऐसा लगता है कि हार की वजह से ये सब चीज़ें होने जा रही है। कहीं हार का डर सता रहा है मोदी को? बिल्कुल, वो हारने वाले हैं। जनता जो है उनके विरोध में है सभी, वो दिखाने के लिए। कुछ ईवीएम में गड़बड़ ना की जाए, बस इतना ही है। ईवीएम की वजह से वो जीत सकते हैं, वरना नहीं जीत सकते। कहाँ से आए हुए आप? मैं महाराष्ट्र वर्धा से आया हूँ, जनसेवा गुणवाना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने मेरा नॉमिनेशन 10 तारीख को फाइल किया, कुछ त्रुटियाँ रही उसे पूरा कर देंगे। 8 तारीख से आते हैं, नंबर लगा के जाते हैं, न नामांकन शुल्क जमा हुआ, न पर्चा दिया गया, और न आज तक न कोई कार्रवाई कर रही है। वहाँ सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ था वो भी सीसीटीवी कैमरा हटा दिया गया है, समझे। यहाँ जो है ज़बरदस्ती हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। जबरदस्ती आए हुए आप? हम सीतामढ़ी बिहार से आए हुए। बिहार से जी। हाँ, तो ये बताइए कि बिहार से चलकर यहाँ आए, मोदी के ही खिलाफ क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं लड़ेंगे, लोकतंत्र में कहीं से भी लोग लड़ सकता है। मोदी जी बोलते हैं कि देश का कानून एक है, देश एक कानून एक बोलते हैं ना, संविधान एक, लेकिन यहाँ संविधान का धज्जी उड़ाया जा रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे 77 बनारसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में संविधान का धज्जी उड़ाया जा रहा है। यहाँ धांधली हो रहा है, आरओ का यहाँ धांधली हो रहा है, निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ धांधली कर रहे हैं, मोदी जी धांधली कर रहे हैं, योगी जी धांधली कर रहे हैं, अमित शाह धांधली करवा रहे हैं, समझे। यहाँ किसी का नहीं चलेगा, सिर्फ वो चाहते हैं कि निर्विरोध मोदी जी जीते। आपको लगता है निर्विरोध हो पाएंगे? हमको तो नहीं लगता है, लेकिन वह सोच रहे हैं। जाने महादेव, यह देव नगरी है, देवभूमि है। महादेव जो है यह नगरी अपने त्रिशूल पर बसाए हुए हैं, समझे। यहाँ पर सत्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर असत्य हो रहा है, यहाँ पर असत्य हो रहा है। नामांकन ही नहीं होने दे रहा है, नामांकन भी नहीं हो रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, महादेव सब देख रहे हैं, जो गलती करेगा उसको सजा जरूर देंगे महादेव। तो इस बार आपको लगता है कि मोदी को सजा मिलेगा? एकदम मिलेगा। जो गलती करेगा सबको सजा मिलेगा, सजा मिलेगा, एकदम मिलेगा। महादेव के लाठी में आवाज नहीं होता है, महादेव के लाठी में आवाज नहीं होता है, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा। वो तो कहते हैं कि गंगा पुत्र, वो अपना मन से कहते हैं, हम भी कहते हैं गंगा पुत्र, हम तो कहते हैं महादेव पुत्र हैं हम। हाँ, हम तो कहते हैं महादेव पुत्र है। कहने से क्या हो जाएगा? कहने से हो जाएगा? हम भी तो कहते हैं महादेव पुत्र है। हाँ, वो गंगा पुत्र है तो हम महादेव पुत्र हैं। हाँ, काशी के, काशी विश्वनाथ के हम पुत्र हैं। अरे कहने से क्या हो जाएगा? हो गई, किसी का नामांकन नहीं होने। अब क्या होगा? धांधली कर रहे हैं हम लोग, अब जा रहे हैं। यहाँ नामांकन नहीं होने वाला है किसी का। वो चाहते हैं कि निर्विरोध हो, निर्विरोध होगा तो पूरा देश देखेगा। आप लोग डालिए ना भाई न्यूज पर डालिए, तब ना पता। यहाँ पर तो कुछ नहीं किए हैं, जो कहते हैं कि हम गरीबी हटा रहे हैं। गरीबी नहीं, काशी के गरीबों को हटा रहे हैं। काशी के गरीबों पर इतना टैक्स लाद दे रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा टैक्स लाद दे रहे हैं। मकान टैक्स, पानी टैक्स, बिजली टैक्स, इतना टैक्स लाद दे रहे हैं कि गरीब आदमी अपना घर बेचकर गांव के दाड़ पर जा रहा है, दाड़े पर जा रहा है और काशी छोड़ दे रहा है। गरीबों का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ गरीबी नहीं हटा रहे हैं, केवल गरीबों को हटा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था यहाँ है, और जो ये काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। सुबह 9 बजे से मैं हूँ यहाँ पर,
कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। हाँ, वो तो कहते हैं गंगा पुत्र हैं। गंगा पुत्र नहीं, वो गंगा पुत्र है तो हम शिव पुत्र हैं। हम शंकर जी के पुत्र हैं, महादेव के पुत्र हैं। काशी में मेरा आवास है, मैं महादेव का पुजारी हूँ। सुबह 4 बजे मंगला आरती करता हूँ। इतनी नाराजगी क्यों बढ़ती जा रही है? ऐसा व्यवहार ऐसा हो रहा है, उनके कुछ होने नहीं दिया जा रहा है, खाली लाइन वो लोग लगा कुछ के नहीं टाइम कर पास रहे हैं। किया जा रहा है। केवल लाइन लगा के केवल टाइम पास हो रहा है, काम एक भी नहीं हो रहा है। और मोदी जी अगर हैं, अगर सच्चे इंसान हैं तो वोटरशिप का अधिकार लागू करें देश में, तब हम मानेंगे कि संविधान पर चले। अंदर का क्या हाल था? अंदर सुनिए, आज का हाल मत पूछिए, आज का हाल चाहिए। पूरा हाल चल मैं करीब 10 दिन से यहाँ आया हुआ हूँ। हमने पूछा कि यहाँ संसदीय चुनाव लड़ने की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो विकास भवन में मैं गया था, उन्होंने कहा कि आप 10 प्रत्याशी आप लेके आएंगे, समर्थक, तब आपको नामांकन क्या नाम है, चालान जमा करने का फॉर्म दिया जाएगा। 2 दिन छुट्टी हो गई, शुक्रवार को यहाँ यही तमाशा था। आज सुबह 10 बजे से लेके और मैं 3 बज गया, मुझे चालान का फॉर्म नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब ये प्रशासन बताए, ये लोकतंत्र की हत्या है। इन लोगों को अकल नहीं है, इनको 3 ठो 4 ठो काउंटर बनाना चाहिए। डिजिटल का ज़माना है, एक तरफ आप कहते हैं कि डिजिटल अपनाओ, दूसरी तरफ आप चालान जमा आपको गवर्नमेंट के खाता में करना है, उसका एक नंबर दे दीजिए, बाहर एक लिख दीजिए, जिसको भी चालान जमा करना है वो अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। ये 400 पार और 56 इंच के सीने वाले इतना डरे क्यों हैं? अब वो डरे हैं कि कौन डरा है, मैं इस पर व्यक्तिगत ये नहीं कहना चाहता, लेकिन अब इसमें यहाँ के चुनाव प्रशासन की गलती है, चुनाव आयोग की गलती है कि कम से कम लोकतंत्र की हत्या न करें। लोग जो भी नामांकन करता है उसको नामांकन करने दें। आज नामांकन तो नहीं हुआ, कुछ ऐसे जो 10-20 पहले थे उनको एंट्री में करा लिया गया था पहले से, एंट्री करा कर फिर उन्हीं लोग को नामांकन किया गया। वो खुद अपने मुंह से ही कह रहे थे कि हम भाजपाई हैं। तो कहीं ऐसा हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वही भाजपा के लोग खड़े होकर वो अपना पर्चा ले रहे थे, वो अपने मुंह से बता रहे थे, अपने मुंह से वो बता रहे थे। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है? आज कहीं न कहीं लगता है ऐसा कि लोग कहते हैं कि आज चुनाव में बाधा डालते हैं, खुद ही अपने से बाधा डलवा रहे हैं। अब कहीं न कहीं लोग बहुत नाराज़ हैं, जो अंदर की परिस्थितियाँ हैं। आज हमारे पूर्व सैनिक भी हैं, किसान भी हैं, हम लोग खुद भी उसमें थे। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ चुनाव निर्विरोध होगा, और ऐसा पूरा हम लोग को विश्वास है कि निर्विरोध होगा यहाँ पर। क्या फिर रणनीति रहेगी इस बार? रणनीति यही रहेगी कि हम लोग घर घर जाके प्रचार करेंगे कि अब हो गई, तीसरी बार ना आए तो और अच्छा होगा। मतलब निर्विरोध अगर हो जाएंगे तब क्या करेंगे ये बताइए? देखिए, कहीं न कहीं निर्विरोध होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इस लोकतांत्रिक में एक जनता मालिक है, वोटर, वो हम लोग के जमींदार होते हैं, जो फैसला करेंगे हम लोग मानेंगे। और रही बात कि आज जो अदृश्य चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि हमारे सबसे अंग्रेज भी नहीं किए जो अदृश्य चल रहा है आज। हम काफ़ी लोगों की बात नहीं करते। संविधान सम्मत ढंग से जो व्यक्ति यहाँ पर्चा दाखिल करने आया है उसका पर्चा दाखिल होना चाहिए, उसको फार्म मिलना चाहिए। फार्म मिलने के लिए हमने बृहस्पति को यहाँ अनशन किया, शुक्रवार को कुछ लोगों को फार्म मिल गया। मैंने सोचा 1 बजे हमारे कैंडिडेट को मिल गया तो सबको मिल जाएगा, लेकिन बाद में पता चला सबको नहीं मिला। आज बहुत लोगों को घुसाया गया, लेकिन वहाँ जाते जाते दम तोड़ दिया गया और नॉमिनेशन नहीं हो पाया। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या है, पुलिस बल का दुरुपयोग है, शासन का दुरुपयोग है, और क्या कहें? इस दुरुपयोग के आगे ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? यह तो जो संविधान नहीं जानता होगा वो बताएगा, जो संविधान जानता होगा वो तो सिर्फ यही बताएगा कि ऐसा किया ही नहीं जाना चाहिए। हमारी संस्थाएं हैं, हमारी मीडिया है, आप लोग डीएम को क्यों नहीं घेरते? हमको आप घेरे हैं, सारे मीडिया के लोग डीएम को क्यों नहीं घेरते ये बताइए। सारे अभी डीएम निकले हम सबको हटा देते हैं, और मीडिया के लोग पूछें कि सबका पर्चा क्यों नहीं भरा गया। मीडिया को घेरना चाहिए।
उनके मंत्रियों को घेरना चाहिए कि मोदी जी आपके हम विधायक हैं इसीलिए हैं। ये ब्यूरोक्रेसी को बताना चाहिए कि हमसे गलत काम कराने के लिए तुम हो, सबको बताना पड़ेगा ये इसीलिए हो रहा है। और फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि एक अनपढ़ मतलब डिग्री से नहीं है, नहीं उसकी बात हम नहीं करते, कम पढ़ा आदमी भी व्यापक हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई विजन ही नहीं है, जो केवल दिखावा पसंद करता है, किसी प्रधानमंत्री को अभी तक झूठा और फरेबी हम लोगों ने नहीं देखे। लेकिन आज जब हमारे प्रधानमंत्री को झूठा और फरेबी कहा जाता है तो हमको शर्म लगती है। आखिर चुना तो हमारे द्वारा ही गया है, हम लोगों ने ही तो चुना है, तो झूठा और उनकी बात हम क्या करें। 400 पार और 56 इंच की सीने की बात करते हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ रही है कि आप लोगों को पर्चा नहीं दिया जा रहा है, आपको फार्म नहीं भरने दिया जा रहा है? आप जो कहलवाना चाहते हैं मैं नहीं कहूँगा, आप कहलवाना चाहते हैं कि वो निर्विरोध होना चाहते हैं, ये डीएम साहब जाने, वो जाने, योगी जी जाने। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं तुम लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, हम सिर्फ इतना जानते हैं तुम लोकतंत्र की हत्या करने रहे हो। तुम सोच रहे हो कि बनारस के नौजवानों में अब खून नहीं है, तुमको अब बनारस का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, देश का नौजवान दिखाएगा कि खून क्या होता है। तुम सौदागर बन के आए हो, सौदा कर रहे हो कि जो भरने न दो और जो भर पावे खरीद लो। कर दिया आपकी बात, आप कहलवाना चाहते थे। ये बताइए कि अब क्या करेंगे, अब क्या रणनीति रहेगी? अब तो मान लीजिए कि लगभग समय भी बहुत कम बच गया है आपके पास। हम साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते हैं। हम पुलिस बल पर ढेला नहीं फेंकेंगे, हम तो घुसे भी नहीं, क्योंकि हम लखनऊ से आए हैं, हम यहाँ के प्रस्तावक नहीं हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत हमारी है यहाँ आने की, मैं यहाँ आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं प्रत्याशी भी नहीं हूँ। मैं साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करता हूँ। गांधी ने जो मार्ग दिखाया है उसमें मैं विश्वास करता हूँ। हम असहयोग में विश्वास करते हैं, हम अनशन करेंगे और जीत के जाएंगे। कल आप ही मीडिया वाले कहेंगे कि आपके प्रत्याशी का नामांकन हो गया, बधाई हो, हम बधाई नामांकन कराएंगे। क्या कुछ कहेंगे? बस हो गया, मैं कह रहा हूँ। हाँ बता दीजिए बाबा। बंधुओं, भारत देश में अभी चुनाव में पोलिंग बूथ कैप्चर होते मैंने देखा है और सुना है, आप भी सुने होंगे। अर्ली पोलिंग वाराणसी संसदीय क्षेत्र प्रशासन के दम पर निर्वाचन अधिकारी और पुलिस साथ में भाजपा के गुंडों के द्वारा कैप्चर है। इस बात की जांच कराई जाए बारीकी से। मैं तो जिला निर्वाचन कैसे कह सकते हैं कि वो भाजपा के लोग थे? भाजपा के ही लोग हैं, फिर भाग गए। केवल ये साजिश है डीएम, पुलिस और भाजपा के लोगों की। वो पहले आ जाते, आज तो दूसरे कैंप में हम लोग पहले आए, दूसरी तीसरी लाइन बना के घुस गए और लाइन में खड़े हो गए। फार्म भरने में, फार्म लेने में, चालान फार्म लेने में भारी दिक्कतों का सामना, किसी को मिला ही नहीं। भरे भराए फार्म, लोग बाग वापस हो गए। कल क्या जमा होगा? कोई एक भाई मेरा कहा था, है तो किसान, कि कल तो भागो भागो मोदी आया, बनारस में रहेगा। तो कल किसी के जमा नहीं होना है बंधुओं, तो भागो भागो मोदी आ गया। तो कल ये अनैतिक कार्य, असंवैधानिक कार्य की सब लोगों को मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए। नॉमिनेशन करने आते हैं। जी, मेरा नमस्ते सर, मेरा नाम अतुल केसरी है, मैं बनारस का लोकल रहने वाला हूँ। मैं 3 दिन से मैं यहाँ पे लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ प्रचार लेने के लिए, क्योंकि 2 दिन तो बंद ही था ऑफिस। और ट्रेजरी के लिए यहाँ पे 25,000 रुपये कहा गया था। आप अपने कैमरा को थोड़ा जूम करके दिखाएंगे तो मैं 5-5 रुपये चंदा ले करके लोगों से, एक लोगों से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि एक लोगों से मैं 5-5 रुपये चंदा ले करके आया हुआ हूँ। और यहाँ पे ट्रेजरी भरने के लिए अपने मुद्दे पे, अपने मुद्दे के लिए मैं यहाँ पे चुनाव लड़ना चाह रहा था। आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे हस्ताक्षर है, 1-2 नहीं, आपको मैं कम से कम 10,000 हस्ताक्षर मैं यहाँ पे अभी तक ले चुका हूँ और आगे भी इसको लेता रहूँगा। और हमको उम्मीद है कि कम से कम मैं 10 लाख हस्ताक्षर जो हमारा एम है उसको मैं बनारस से पूरा कर लूँगा। मैं विश्वनाथ मंदिर में मैं सफाई सेवा करता था। मोदी जी से मैं बहुत रोष में था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था अगर मोदी जी हमारे मुद्दे को पूरा कर देते तो हमको चुनाव लड़ने का क्या जरूरत है। मैं गरीब आदमी हूँ, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला आदमी हूँ, मगर हमको मोदी जी के नीतियों ने मजबूर कर दिया। क्योंकि आज के डेट में मैं आपकी सुविधा, आपकी सहूलियत और यहाँ पे जितने भी पुरुष और जितने भी वकील लोग रहते हैं, मैं सबको लिए कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के छेड़छाड़, महिलाओं के
सुविधा के लिए छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, महिला थाना, महिला मंत्रालय, महिला आयोग इत्यादि सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध है महिलाओं के पक्ष में, और उसका ये दुरुपयोग भी करती हैं। मगर पुरुषों के पक्ष में न तो कोई प्रभावी कानून है और ना ही कोई आयोग है। एनसीआरबी का डेटा आप निकाल के देख सकते हैं, जिसमें 1,76,000 अभी नया डाटा इसमें इशू हुआ है। 1,76,000 युवा आत्महत्या कर रहे हैं, जिसमें से 1 लाख से ज़्यादा संख्या सिर्फ पुरुषों की है। पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, पुरुष हार्ट अटैक से मर रहे हैं, पुरुष हर तरीके से मर रहे हैं, मगर पुरुषों के लिए न तो कोई आयोग है न तो कोई कानून है। हम इसी मुद्दे पे हम यहाँ पे बनारस, क्योंकि मोदी जी का नीति सही नहीं है। मोदी जी हर दिन कभी 3 तलाक का एक नया कुछ लेकर के आएंगे, कभी मी टू लेकर के आएंगे, कभी पॉक्सो एक्ट महिलाओं के लिए करेंगे, अच्छी बात है, मगर पुरुषों के लिए भी करें। ठीक है, और केवल महिलाओं के लिए करें। ये बताइए कि आज नॉमिनेशन करने आए थे, क्या हुआ अंदर? देखिए, अंदर वही जो 7 तारीख से ही लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, आज भी हत्या हुई है। और आज तो खैर मोदी जी का रोड शो है, उसके कारण सिक्योरिटी के कारण जगह जगह जाम है, लोगों को काफ़ी असुविधाएं हुई है। जबकि मोदी कहते थे कि नहीं, हमारे किसी भी कारण से पब्लिक को असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तो बिल्कुल सरासर झूठ है। दूसरा, शासन और प्रशासन ने कितने लोगों का आज नॉमिनेशन करवाया, ये खुद आंकड़े आप उनसे पूछिए। मैं 3 दिन से परेशान हूँ, 3 दिन से लगातार 10 बजे से ही और 3 बजे तक लाइन में रहता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आज भी मुझे नहीं मिला चालान फॉर्म। ये इनका सबसे बड़ा असफलता ये है कि अगर कोई ऐसा प्रावधान था तो इनको सबसे पहले अखबार में विज्ञापन देना चाहिए था, इनको नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहिए था। अगर नोटिस बोर्ड पे पहले ये सूचनाएं होती तो निश्चित रूप से आदमी अपनी तैयारी से आता, लेकिन ये जानबूझ करके इन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है और ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये केवल अपना कानून चला रहे हैं, जिसको जनता, अभी हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं। आगे की रणनीति हमारी ये है कि अगर हम लोगों के साथ नाइंसाफी हुआ, कल इनको भी हम नॉमिनेशन नहीं करने देंगे और इनको भी उसी क्यू में आना पड़ेगा। और उसके लिए बेशक हम लोगों को धरना देना पड़े, गिरफ्तारी देना पड़े, वो सब करने के लिए तैयार है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। हम बनारस की जनता को दिखाना चाहते हैं कि आज भी लोकतंत्र की आत्मा जीवित है और लोकतंत्र की आवाज़ उठाने के लिए एक से एक वीर यहाँ मौजूद है, छोटे दलों के ही सही, निर्दलीय दल के रूप में सही, लेकिन आज भी लोकतंत्र अगर सुरक्षित होगा तो इन्हीं छोटे दल और इन्हीं एक्टिविस्ट के द्वारा होगा। मेरा नाम है गोपाल प्रसाद खटीक, मैं बात बोलता हूँ सटीक। अच्छा, बात बोलते हैं सटीक। ये बताइए, मोदी जी के बारे में फिर क्या सोचते हैं? मोदी जी के बारे में मैं इतना बता रहा हूँ कि वो सबसे पहले जो आए थे, या तो आप ही बोलिए नहीं तो मुझे बोलने दीजिए। बोल दीजिए। मोदी जी पहले बार जो आए थे 2014 में, तो उन्होंने ऐसे ही हाथ उठाया था, मुझे माता गंगा ने बुलाया है। ये पहला फर्जीवाड़ा है उनका, इसलिए कि उमा भारती का जो मंत्रालय छीना है वो हमारी आरटीआई के कारण छीना है। उन्होंने 77 लाख रुपए का हेरा फेरी किया था, 1800 रुपए का प्लेट का भुगतान हुआ था 5 स्टार होटल का। तो नमामि गंगे का पैसा का किस तरह से दुरुपयोग हुआ, ये मोदी मंत्रिमंडल में हुआ। इसका एक्सपोजिंग करने वाला गोपाल प्रसाद आरटीआई एक्टिविस्ट है। मैंने अब तक 7000 से ऊपर आरटीआई फाइल किया है और मोदी गवर्नमेंट के 10 साल के पूरे कच्चे चिट्ठे हमने निकाले हैं। मोदी जी को चूंकि हमसे खतरा है, इसलिए ये नहीं चाहते कि मेरा नॉमिनेशन यहाँ से हो। अगर नॉमिनेशन मेरा हो जाएगा, उसके बाद हम बनारस की जनता को दिखाएंगे कि सच्चाई क्या है, किन किन सच्चाई को छुपाया गया है, किन किन झूठ और फरेब के आंकड़ों के द्वारा ये जलवा जो है दिखा रहे हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, इसका मतलब है कि चोरी है तो मुमकिन है, भ्रष्टाचारी है तो मुमकिन है। और वाया डंबर और दलालों के बदौलत जो राजनीति हो रही है, जिस तरह से शासन और प्रशासन को पंगु बनाया जा करके और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसमें मीडिया भी जिम्मेवार है। अगर मीडिया जिम्मेवार नहीं होती तो प्रश्न आप लोग भी पूछते शासन और प्रशासन से, लेकिन आपके भी मुंह बंद है, इसलिए कि आपने भी डीएम से प्रश्न नहीं पूछा कि क्यों आपका इतना स्लो स्पीड है, क्यों इतना कम नामांकन हुआ। यह प्रश्न पूछने की क्षमता आपकी भी खत्म हो चुकी है। लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन प्रणाली होती है उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। लेकिन क्या यही मीडिया है यहाँ की जो जिनके मुंह पर स्टिकर चिपा हुआ है और जिसका साहस नहीं है कि मोदी से प्रश्न करने का? मोदी जी अगर इतना ही
औकात रखते हैं और अगर वो सच्चाई और ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी की पहरुआ है तो निश्चित रूप से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेना चाहिए। मैं बनारस के पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मोदी को अटेंड किया है, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के जवाब दिए हैं? या अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है तो निश्चित रूप से आपको विरोध करना चाहिए और प्रश्न पूछने की झर्री लगा दीजिए, तब मैं समझूंगा कि वास्तव में आप लोकतंत्र की आत्मा के सच्चे पहरुए हैं। धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से बहुत इनके अंदर आक्रोश है और तमाम लोग, दर्जनों लोग आज नामांकन पर्चा भरने से वंचित रह गए। काफ़ी आक्रोश है और सीधे तौर पे एक नई रणनीति बना चुके हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से रणनीति बनाए हैं। रणनीति क्या है पूरा वीडियो में ही आपको पता चल पाएगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।